गर्ल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स इश्यूज़ या चैलेंजेस इन कमर्शियल बैंक इन इंडिया। क्या क्या चैलेंजेस है कमर्शियल बैंक के। फर्स्ट आपका लेस पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में देखिए बैंकिंग नेटवर्क जो है जो सेट किया है आरबीआई ने, रूरल एरियाज़ में बहुत कम है, लेस है, ठीक है। तो कुछ बैंक तो अनबैंक्ड है, कुछ गांव ऐसे जहाँ पर बैंक है ही नहीं। तो एक बिग चैलेंजेस है फॉर द टारगेट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि आरबीआई सेट करना चाहती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि हम हर क्षेत्र को, हर एरिया को हम बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ेंगे, तो ये होता है। तो यहाँ पर रूरल एरियाज़ में बैंक अवेलेबल ना होने के कारण ये एक चैलेंज फेस कर रहा है कमर्शियल बैंक इंडिया में। सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन कंप्लाइंस विद द बेसल थर्ड नॉर्म्स। जो बेसल कमेटी बनाई जाती है बैंकिंग सुपरविज़न के लिए, सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी 1974 में इन बेसल, जो कि कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस कमेटी रिकमेंड वेरियस नॉर्म्स, ठीक है। ये बेसल कमेटी जो होती है ना बैंकिंग सुपरविज़न के लिए बनाई जाती है, 1974 में बनी थी ये बेसल में, स्विट्ज़रलैंड में, जो कि जैसे मीटिंग रखती है, जैसे अगर फर्स्ट मीटिंग होती है तो बेसल 1 बोलते हैं, फिर दोबारा अगर ये मीटिंग कंडक्ट करती है तो उसको बेसल 2 बोला जाता है। तो ये रिकमेंड करती है वेरियस नॉर्म्स रिगार्डिंग द रेशो ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक विद द रिस्क वेटेड एसेट्स। किसके रिगार्डिंग रेशो फिक्स करती है, भाई बैंक की कैपिटल कितनी होनी चाहिए बैंक के पास, जितना कि उनके पास रिस्क वेटेड एसेट्स है, ठीक है। द लेटेस्ट नॉर्म बाय दिस कमेटी आर नन एज बेसल थर्ड नॉर्म। ये क्या कहते हैं कि अब जो लेटेस्ट हुई है ना बेसल की थर्ड नॉर्म्स आए हैं, जैसे फर्स्ट बार मीटिंग हो चुकी है तो उसको बेसल 1 बोलेंगे, सेकेंड टाइम तो सेकेंड, अब थर्ड। एज पर दिस नॉर्म्स रेशो ऑफ कैपिटल, मतलब कि बैंकिंग में जितनी भी रिस्की एसेट्स है उसके कंपैरिजन में आपके पास कितना कैपिटल है, हम उसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। वो शुड बी एटलीस्ट 11.5% होना चाहिए, ये कहते हैं। तो ये रेशो डिफाइन करती है। वो कहते हैं कंप्लाइंस विद दिस नॉर्म विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बैंक। अगर आप कंप्लाइंस करते हैं इस नॉर्म को, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो जाती है। आरबीआई ने डायरेक्ट किया इंडियन बैंक्स को टू अडॉप्ट बेसल थर्ड नॉर्म इन अ फेज मैनर बाय 31 मार्च 2019 तक था ये बेसल थर्ड का। फॉर दिस बैंक विल हैव टू रेज देयर कैपिटल विच इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द बैंक, कि आपको 11.5% अपनी कैपिटल रखनी होगी, जिसके जितने की आपकी रिस्की एसेट्स है उसके कंपैरिजन में। तो एक बिग चैलेंजेस है कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की जरूरत पड़ेगी पब्लिक सेक्टर बैंक को, अगर आरबीआई उन्हें बोलता है कि आप बेसल थर्ड नॉर्म्स अडॉप्ट करें, जो कि 31 मार्च 2019 तक नॉर्म्स करने थे। और इसकी कैपिटल कितनी रखनी थी उन्होंने, 11.5%। थर्ड है रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ एसेट्स। जो क्वालिटी है इंडियन बैंक की वो एडवांसेस ऑफ इंडियन बैंक की डेट्रॉइट होती जा रही है। कैसे कि कई बार क्या होता है बैंक ऐसे लोन सैंक्शन कर देता है विदाउट प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल नहीं करता, और बैंक जो है लोन सैंक्शन कर देता है, उस पर्सन को लोन सैंक्शन कर देता है कई बार जिस पर्सन की कैपेसिटी नहीं होती, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है कि वो रिटर्न करेगा बैंक का लोन। और मॉनिटरिंग ऑफ लोन इज ऑल्सो पुअर। मॉनिटरिंग ऑफ लोन, कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्पज़ के लिए लोन देते हैं और उसे उस पर्पज़ में ना लगाकर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ लोन भी वेरी पुअर है, ठीक है। सच एसेट्स एडवांस सीज टू जनरेट एनी इनकम और रिटर्न फॉर द बैंक। तो ऐसी एसेट्स जो होती है जो कि उन्होंने लोन दिया था, अब वो ख़त्म हो जाती है, कोई रिटर्न नहीं दे पाता, जो कि बैंक के पास अगर पैसा अवेलेबल होता, तो उन एसेट्स को आप बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कि पैसा बैंक ने दिया आपको विदाउट क्रेडिट अप्रेजल और आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, ठीक है। जो फंड्स की ब्लॉकेज हो जाती है ना कहाँ पर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, तो आप वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो रिड्यूस करनी चाहिए एनपीए, बिग चैलेंज है जो कि बैंक के लिए, कि ऐसी एसेट्स से वो ना हो जिससे कि क्या हो कि बैंक कोई भी अपने लिए इनकम जनरेट ना कर पाए, तो ऐसी कोई भी एसेट्स बैंक ना रखे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है नो प्रॉपर फॉलो अप एक्शन। नो प्रॉपर फॉलो अप एक्शन, अभी हमने पढ़ा कि बैंक मान लीजिए लोन दे देता है तो उसको प्रॉपर उसकी गाइडेंस नहीं करता, मॉनिटरिंग नहीं करता, उसको नो प्रॉपर फॉलो अप एक्शन बोला जाता है। जो बैंक अथॉरिटीज़ है जब वो डिस्ट्रीब्यूट करती है लोन को, पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेती है, वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं बोरोवर से कि हाँ वो उसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे को यूज़ करेंगे जिस प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लिया गया है।
परंतु अथॉरिटीज़ कभी उसको वेरीफाई नहीं करती है, वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट्स वो ये मॉनिटर नहीं करती है कि जिस चीज़ के लिए पैसा लिया गया था एक्चुअल में पैसा उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फार्मर है, वो लोन लेता है ट्यूबवेल लगाने के लिए, यूटिलाइज़ कर लेता है, परंतु अमाउंट मैरिज इज सन और डॉटर क्लियर हो रहा है ना कि जैसे उसने ट्यूबवेल से लिया, अब ट्यूबवेल पे वो पैसा खर्च करके कोई इनकम जनरेट करता है, अगर इनकम जनरेट करेगा तभी तो वो बैंक को रिटर्न करेगा, पर जब वो इनकम ही जनरेट नहीं कर पाएगा और वो मैरिज के ऊपर पैसा खर्च कर देगा तो इनकम जनरेट नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगी तो वो बैंक को रिफंड कैसे करेगा। तो इसीलिए वो एसेट्स क्या बन जाएगी, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है इंटेंशनल डिफॉल्टर्स। इंटेंशनल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं, कई जो बोरोवर्स होते हैं, प्रोफेशनल बोरोवर्स होते हैं, वो लोन ले लेते हैं परंतु जानबूझकर वो फर्म वो क्या करते हैं, वापस नहीं करते बैंक का लोन। कुछ फर्म्स, कुछ इंडिविजुअल्स, वो प्रोफेशनल बोरोवर्स होते हैं, वो एक इक्वेशन बना कर रखते हैं बैंक ऑफिशियल्स के साथ। ठीक है, इक्वेशंस इन द सेंस कि उनकी हम जान पहचान हो गई और उन्होंने पैसा निकलवा लिया बाय मीन्स और बाय हुक एंड क्रुक, कैसे भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिक्टिशियस पर्पस उनका एडवांस मतलब कि दिखा देंगे, तो वो लोन लेने में वो हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। और वो किस से लोन से लेते हैं, इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस और नॉन एग्जिस्टिंग फर्म, की फर्म तो है ही नहीं, जब जिस फर्म को पैसा दिया वो फर्म एग्जिस्ट नहीं करती तो बैंक उसे रिफंड का क्लेम कैसे करेगा, तो वेरी डिफिकल्ट हो जाता है to recover the loan from the intentional defaulters। 6 पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन कंपटीशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन क्या है, बहुत इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज आ गई है फॉरेन बैंक की, तो कंपटीशन इससे इंक्रीज हो गया है इंडियन बैंक्स के लिए। आरबीआई इशू करता है न्यू गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप द प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द ईयर 2013 में आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की। 2014 में आरबीआई ने अलाउ किया सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक्स। बैंक आर ऑल्सो फेसिंग इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा अच्छा सा परफॉर्म कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, अब आरबीआई नई नई गाइडलाइंस इशू कर रहा है। ऑल दीज developments have increased competition. For example, private sector bank ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Yes Banks have set up their branches in almost all cities. ठीक है, सिमिलरली फॉरेन बैंक्स लाइक सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक सेट अप देयर ब्रांचेज इन द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो वैसे ही कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, ये इसमें प्रोफेशनलाइज्म जो पर्सन होते हैं ना, एट वेरियस लेवल ऑफ वर्किंग देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनलाइज्म की उनमें कमी होती है। द टॉप गवर्निंग बॉडी में हैव नॉन प्रोफेशनल डायरेक्टर हु मे लैक इन स्किल्स लाइक फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी, मतलब कि वो बना नहीं पाते हैं, स्किल्स की कमी होती है, रिस्क को मेजर नहीं कर पाएंगे, क्रेडिट अप्रेजल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ऑपरेशंस को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे, आईटी सेक्टर में भी उनकी इतनी पहुंच नहीं होती। तो कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं नॉट वेल वर्स विद द मॉडर्न बैंकिंग टेक्नोलॉजी, दे तो उनमें क्या होती है कि टेक्नोलॉजी से वेल वर्स नहीं होते, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं होता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, बैंकिंग डिवाइस, मोबाइल बैंकिंग डिवाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में उनकी परफेक्शन नहीं होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स होते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन। इंडियन बैंक्स डू नॉट मैच विद द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ फॉरेन बैंक। मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो इंडियन बैंक्स है उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है फॉरेन बैंक से मैच नहीं करती। फेयर कंपटीशन इज़ पॉसिबल ओनली अमंग इक्वल्स। ठीक है, जैसे कि अब फॉरेन बैंक के साथ कंपटीशन कैसे करेंगे, उनकी तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी होती है इंडियन बैंक्स के कंपैरिजन में, और कंपटीशन फेयर के इक्वल्स के बीच में होता है। फॉर दिस इंडियन बैंक्स नीड मेगा मर्जर। तो इंडियन बैंक्स को इसके लिए तभी मेगा मर्जर की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपटीशन नहीं कर पाते। नॉट ओनली स्मॉल बैंक बट इवन बिग बैंक्स नीड मर्जर सो एज टू इंक्रीज देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए उन्हें मर्जर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड दीज मर्जर हैव द बैंक टू फुलफिल द न्यू नॉर्म्स ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी, गेन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फेस कंपटीशन विद द ग्लोबल बैंक। तो वो अपनी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो कि बेसल बनाता है आरबीआई
उन्हें डायरेक्ट करती है फिनेंशियल स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए ग्लोबल बैंक के साथ वो मर्जर एंड एक्विजिशन का ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं। 9th पॉइंट हो जाता है लेस पेनिट्रेशन ऑफ ई बैंकिंग। लेस पेनिट्रेशन ऑफ ई बैंकिंग रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इन विच कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड इंटरनेट आर यूज बाय द कस्टमर बैंक एम्प्लॉय फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो ये ई बैंकिंग जो है वो भी कम यूज़ किया जा रहा है, सब पर्सन इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब रूरल एरियाज़ में अगर हम बात करें कि बैंक ही नहीं है तो ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ को कैसे अवेल कर पाएंगे। इसमें आप ये बोलेंगे ना कि मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट पर कस्टमर या बैंक एम्प्लॉय जो है ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कोर बैंकिंग। तो इन इंडिया में ई बैंकिंग रूरल एरियाज़ में तो है ही नहीं, पेनिट्रेटेड नहीं है। नेट बैंकिंग इज़ ऑल्सो कन्फाइंड टू लिमिटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो यूज़ करते हैं। रूरल और एरियाज़ की जो है पहुंच नहीं है इंटरनेट तक, कंप्यूटर फैसिलिटीज़ नहीं है, उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशंस नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं कमर्शियल बैंक। पॉलिटिकल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ द सीनियर मैनेजर्स। पॉलिटिकल प्रेशर मीन्स कि जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं कई बार उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आता है लोन ग्रांट करने के लिए। सीनियर मैनेजर का प्रेशर आता है थर्ड पार्टी को कि आप इन्हें रिपे मतलब कि आप इन्हें लोन दे दीजिए। These bank officials know it fully that it will be very difficult to recover the amount of the debt, but force circumstances compel them to grant loan। वो जानते हैं जो भी बैंक ऑफिशियल्स होते हैं कि अगर हम इन्हें लोन दे देते हैं तो हमारा लोन रिकवर नहीं होगा, परंतु फिर भी वो पॉलिटिकल प्रेशर में लोन ग्रांट करते हैं। तो क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है। इरिकवरेबल लोन्स होते हैं वो फिर भी। 11th पॉइंट है लेस लोन टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। लेस लोन, कम लोन दिया जाता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जबकि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप बोल सकते हैं बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी इंडिया में वो MSE है, जबकि इन्हीं सेक्टर्स को लोन कम देते हैं बैंक। तो लोन टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज कवर बाय अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंड लोन्स एंड बैंक्स हैव डायरेक्टली टू प्रोवाइड मोर लोन टू MSE, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा तो होता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, लार्ज और मीडियम साइज एंटरप्राइज को ज़्यादा लोन देते हैं, MSE को लोन इतना लोन नहीं देते हैं, और उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टू प्रिपेयर द स्टेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उन्हें लोन देते हैं तो इन्हें लोन नहीं मिलता है। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ हैकिंग इन द सेंस रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। यूज ऑफ दीज फैसिलिटीज हैज़ मेड बैंक अकाउंट्स ऑफ कस्टमर मोर वनरेबल टू हैकिंग। यू नो कि ATMs में भी फ्रॉड्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटीज़ वीक है। ठीक है, यूज़ तो करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ का, पर हम यूँ नहीं कह सकते कि हम सेफ़ तरीका अपना रही है। वेरियस इंस्टेंस ऑफ हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। क्लोनिंग ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर विटनेस। क्लोनिंग मतलब कि उनकी कॉपी कर ली जाती है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स की, जिसे आप बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ द डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन हैज़ बिकम अ चैलेंजेस फॉर द इंडियन बैंक्स। 13th पॉइंट है इंक्रीजिंग बैंकिंग थेफ्ट्स एंड फ्रॉड्स। बैंकिंग थेफ्ट एंड फ्रॉड्स इंक्रीज हो गए हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन थेफ्ट्स, बैंक रोबरी, ठीक है, कैश कैरिंग वैन्स आर लूटेड एट द गन पॉइंट्स, कई बार तो ये होता है। बैंक स्कैम यूज लॉस, तो इस बहुत बड़े चैलेंजेस है। मीटिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स, इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर प्रमोटिंग RBI हैज सेट टारगेट फॉर कमर्शियल बैंक। RBI को टारगेट सेट करने होते हैं। दिस बैंक रिक्वायर्ड टू एलोकेट 40% ऑफ देयर लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड लोन रिकवरी रेट फ्रॉम सम प्रायोरिटी सेक्टर इज वेरी लो। क्या होता है, देखो प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, जो कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको वहाँ पर लोन प्रोवाइड करना है, पहले इन्हें देंगे फिर आप बाद में देंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कोई प्रायोरिटी सेक्टर है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज एक क्या है कि उन्हें आपको लोन प्रोवाइड करना है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में आ जाते हैं। अब बैंक्स को इन्हें एलोकेट करना होगा 40%, परंतु क्या होता है कि वो रिकवरी रेट उनकी लो होती है क्योंकि वो स्मॉल सेक्टर होते हैं, तो वहाँ से पैसे निकलवा पाना
चैलेंज का काम करता है। लॉस फ्रॉम रूरल ब्रांचेज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर रनिंग इनटू लॉसेस। द बैंक कैन नॉट प्रोक्यूर मच बिजनेस ड्यू टू स्मॉल मार्केट साइज, पुअर बैंकिंग हैबिट्स, बट बैंक हैव टू इनकर ह्यूज कॉस्ट इन ऑपरेटिंग द रूरल ब्रांचेज। देखो बैंक को कॉस्ट तो पूरी इनकर करनी पड़ती है, परंतु वो क्या करता है, स्मॉल मार्केट साइज है, पुअर बैंकिंग हैबिट्स है, एक्सट्रीमली पॉवर्टी है, इस कारण से बैंक जो होते हैं इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाते जितना कि उन्हें खर्चा करना पड़ जाता है, तो एक चैलेंजेस क्रिएट करता है। उसके बाद आ जाते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स इन कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया या बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि क्या डेवलपमेंट्स हुए कमर्शियल बैंकिंग में, क्या रिफॉर्म्स हुए। फर्स्ट एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड द फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की और फॉरेन बैंक की एंट्री हुई, ये रिफॉर्म्स है। जैसे कि पहले पब्लिक सेक्टर बैंक थे, तो जैसे जैसे हमें ये लगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक से इतना काम नहीं चल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए गाइडलाइंस आई, फॉरेन बैंक्स के लिए भी आरबीआई परमिशन देता है, तो ये कंपटीशन इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब परंतु हमारे इंडिया में डेवलपमेंट है 1992 से 3 में 1992 में हुई एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक वाज अलाउड। इट वाज डन टू इंक्रीज कंपटीशन हो, अट्रैक्टिंग मोर कैपिटल, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग सेक्टर। तो मतलब ये अच्छे के लिए किया गया। एट प्रेजेंट 26 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, एंड 43 फॉरेन बैंक्स ओपन फॉर ब्रांचेस फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस इन इंडिया। 43 तो फॉरेन बैंक्स आप कह सकते हैं एंड 26 आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है। गवर्नमेंट अलाउ 49% एफडीआई इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग अंडर द ऑटोमेटिक रूट एंड अप टू 74% एफडीआई अंडर अप्रूवल रूट। देखिए क्या होता है, 26 तो आप मानकर चलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है अब काम कर रहे हैं, और 43 जो है फॉरेन बैंक काम कर रही है। अब फॉरेन बैंक्स जो आएंगे वो कैसे करेंगे, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, तो गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करता है कि 49% आप एफडीआई पैसा लगा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में अंडर द ऑटोमेटिक रूट अपनी मर्जी से। बाकी अगर 74% आपको पैसा लगाना है थ्रू एफडीआई, वो आप अप्रूवल रूट लेंगे। 2 रूट हो गए यहाँ पर, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। जॉइंट वेंचर बिटवीन द फॉरेन बैंक एंड इंडियन बैंक और ऑल्सो परमिटेड, कि दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। लिबरलाइज ब्रांच एक्सपेंशन, ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है। अगर मतलब कोई बैंक है अपनी ब्रांच को खोलना चाहता है तो उसके लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई, लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया। बैंक आर अलाउड मोर फ्रीडम टू प्लान ब्रांच एक्सपेंशन इन रिस्पॉन्स टू मार्केट्स नीड्स। ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसी रिलैक्स टू अलाउ मोर पेनिट्रेशन कंपटीशन। मतलब कि आप अभी जैसे एक बैंक को लगता है कि हमारा बैंक वहाँ पर भी होना चाहिए, वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो बैंक उन्हें आरबीआई उन्हें अलाउ करते हैं कि हाँ आप अपने मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको परमिशन है कि आप ब्रांच को ओपन कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई इन रूरल। ये कहते हैं कि दिसंबर 2009 से बैंक ने परमिट कर दिया टू ओपन ब्रांच खोल ले आप विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई इन रूरल एरिया, सेमी अर्बन एंड अर्बन एरिया विद अ पॉपुलेशन लेस देन 50,000। ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 50,000 से कम है। तो 2009 में आरबीआई ने परमिट कर दिया कि हमसे परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ 50,000 अबव बैंक नीड प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई फॉर ओपनिंग ब्रांचेज। जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से कम है वहाँ पर तो आरबीआई से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक को, अगर बैंक ब्रांच ओपन करना चाहता है तो। परंतु जिन भी सेमी अर्बन हो चाहे रूरल हो चाहे अर्बन एरियाज हो जहाँ पर पॉपुलेशन 50,000 या उससे ज़्यादा है तो बैंक को आरबीआई से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट्स है ब्रांच ओपन करने के लिए। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट आफ्टर द रिफॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन डीरेगुलराइज्ड मतलब इंटरेस्ट रेट अप हो जाती है, डाउन हो जाती है। पहले क्या होता था, जैसे आरबीआई ने फिक्स कर दिया कि आपको इतना इंटरेस्ट देना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिक्सिंग के अलावा हम उसको डीरेगुलराइज मैनर में, जैसे कि मार्केट में जो भी डिमांड है सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट डीरेगुलराइज्ड हो गई रिफॉर्म्स के बाद। प्रायर टू 1992 इंटरेस्ट रेट वॉज कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, एंड वर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड, बहुत ही रिजिड हो जाती थी 1992 से पहले। यानी आप रिफॉर्म्स कह सकते हो कि 1992 से स्टार्ट हुए। जो भी बैंक, जैसे आरबीआई ने पहले फिक्स कर दिया भाई इंटरेस्ट रेट ये होगी। सिंस 1992 इंटरेस्ट रेट हैव बीन डीरेगुलेटेड इन अ फेज मैनर।
डीरेगुलेटेड का मतलब आप ये बोलेंगे कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, मार्केट में क्या डिमांड है या क्या सप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है। बैंक्स आर अलाउड टू सेट इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल द टर्म्स डिपॉजिट एंड ऑल एडवांसेस। अक्टूबर 2011 आरबीआई डीरेगुलेटेड इंटरेस्ट on the saving bank account. Now banks are free to fix interest rate offered on saving bank account, and flexibility of interest rate will promote competition among bank and depositor borrowers will be benefited. देखो पहले तो क्या होता था, जो आरबीआई ने फिक्स कर दिया उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट दिया जाता था, ठीक है, इन फेज मैनर। बैंक्स फिर बाद में क्या हुआ, अक्टूबर 2011 से आरबीआई ने डीरेगुलेट कर दिया इंटरेस्ट को ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट कि बैंक फ्री है अब फिक्स इंटरेस्ट रेट वो जितनी भी ऑफ़र करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट पे, अब बैंकिंग सेक्टर अपने हिसाब से फ्री है वो कि इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी ना इंटरेस्ट रेट की, अभी जैसे क्या होगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा सेविंग अकाउंट पे तो हम उस बैंक में पैसा डिपॉजिट ज़्यादा करवाएंगे, वो कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा बैंक्स के बीच में और डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स को लास्टली बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। Capital adequacy norms. Government of India appoint Narsim Committee on the financial system reforms in 1991 and on banking sector reforms in 1998. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी नरसिम कमेटी, नरसिम इनके चेयरमैन थे इस कमेटी के, ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स पर 1991 में और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर 1998 में। कमेटी रिकमेंड दैट कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म शुड बी अडॉप्टेड एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सो एज टू स्ट्रेंथ द कैपिटल बेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अभी कमेटी क्या कहती है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि बैंकिंग सेक्टर की कैपिटल को स्ट्रेंथ किया जा सके। इट रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स ऑफ 8%। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जितनी भी एसेट्स है रिस्की एसेट्स उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल एडिक्वेसी इतनी होनी चाहिए, तो उन्होंने 8% को रिकमेंड किया। दैट इज ऑल द कमर्शियल बैंक शुड बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 8%, कम से कम 8% तो रखेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1991 में और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1998 में। इट इज़ द रेशो ऑफ द कैपिटल ऑफ द बैंक विद द रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ द बैंक। ये वो रेशो होता है बैंक की कैपिटल का जो कि रिस्क वेटेड एसेट्स के अकॉर्डिंग होता है। इट इंडिकेट्स द मार्जिन ऑफ प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू बोथ द depositor and creditors against the unanticipated losses that may be experienced by a bank. एज पर बेसल सेकंड रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक। बेसल सेकंड क्या हुआ कि बेसल फर्स्ट में क्या होता है कि एक बार मीटिंग होती है तो उसको आप नाम दे देंगे बेसल 1, बेसल सेकंड में सेकंड टाइम आपने नाम दे दिया। एज पर बेसल सेकंड रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स टू 9%। तो फर्स्टली उन्होंने शुरू किया कि 8% रखते हैं, सेकेंडली उन्होंने 9% इसको कर दिया। नाउ आरबीआई हैज़ डायरेक्टेड ऑल बैंक टू इन इंडिया टू फॉलो बेसल थर्ड नॉर्म्स बाय मार्च 2019। इसके अभी 3 नॉर्म्स ही आए हैं, यानी इनकी मीटिंग्स जो है 3 टाइम्स हुई है। एज पर बेसल थर्ड नॉर्म्स मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स विल बी 11.5%। पहले इन्होंने 8% रखी थी, फिर उसके बाद 9% और अब कितनी रखी हुई है जो कि मार्च 2019 तक है कैपिटल एसेट्स 11.5। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन। मतलब कि हमें क्या करना होता है, जो ये कमेटीज़ होगी ना जैसे कि बेसल नॉर्म्स होंगे, ये जो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैच करवाते हैं बैंकिंग सेक्टर को, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन किया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन। जैसे इनकम होगी ना, जैसे कि फॉरेन बैंक्स जैसे काम करते हैं वैसे ही हम उन्हें अडॉप्ट करेंगे। अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स तो हो ही गए, न्यू नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, एसेट्स क्लासिफिकेशन, प्रोविजिंग हैव बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है, मतलब कि काम किसके अकॉर्डिंग करें, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम उनके साथ कंपटीशन कर सकें। तो इसमें क्या हो जाता है, अब एसेट्स क्लासिफिकेशन किया इन्होंने, मीन्स दैट एसेट्स ऑफ ए बैंक आर क्लासिफाइड फॉर मेकिंग प्रोविजन। एसेट्स कैन बी स्टैंडर्ड एसेट्स होती है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है। इन इंडिया स्टैंडर्ड एसेट्स आर डिफाइंड एज डेट्स ऑन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और बोथ आर रिसीव्ड बाय द ड्यू डेट और विद इन 90 days ऑफ ड्यू डेट। देखिए क्लासिफिकेशन किया हुआ है स्टैंडर्ड एसेट्स का। मेन जो होती है स्टैंडर्ड एसेट्स होती है वो एसेट्स होगी जिसमें प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी दोनों रिसीव हो जाते हैं ड्यू डेट तक या विद इन 90 days। ऑन द अदर हैंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज दैट on which interest or principal amount has not been received
फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज फ्रॉम इट्स ड्यू डेट। 90 दिन तो लिमिट रखते ही है, उसके बाद जब पैसे नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं देते, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते, तो क्या होता है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती है। न्यू नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, एसेट्स क्लासिफिकेशन विल अफेक्ट द ट्रू फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशंस। उसके बाद आ जाता है परमिशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक टू सेल देयर शेयर्स। अब पब्लिक सेक्टर बैंक को परमिशन दी हुई है कि वो अपने शेयर सेल कर सकता है इन केस अगर वो ह्यूज लॉस अकर कर रहा है। नरसिम्हन कमेटी बनाई हुई थी मेन वैसे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर। तो रिकमेंड टू अलाउ पब्लिक सेक्टर बैंक टू असेस द कैपिटल मार्केट टू रेज इक्विटी हैज़ बीन एक्सेप्टेड। वो कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक को वो अलाउ करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि कैपिटल मार्केट तक उनकी पहुंच हो, वो अपनी इक्विटी को रेज कर सके। टू सेल देयर शेयर टू रेज इक्विटी हैज़ बीन एक्सेप्टेड, सॉरी। In order to enable bank to take care of additional needs of capital, Government of India decided to allow public sector bank to approach the capital market to directly mobilize the equity fund from the public. पब्लिक सेक्टर बैंक अपनी शेयर इशू करेगा कैपिटल मार्केट में। वो क्या करेगा, फंड्स को डायरेक्टली अगर लेना है तो पब्लिक से ले सकता है शेयर इशू करके। पब्लिक इज अलाउड टू सब्सक्राइब अप टू 49% of the capital of public sector bank. State Bank of India was the first public sector bank to sell its share in the market, and many other public sector bank have issued their share to the public. यानी शेयर्स इशू कर सकते हैं पब्लिक जो है, बैंक जो है पब्लिक सेक्टर्स के लिए ओपन है, 49% तक शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब और भी इशू करने लग गए। उसके बाद फिर 7th पॉइंट आ जाता है लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को लिबरलाइज किया, लिबरलाइज मतलब कि बहुत ही ओपन कर दिया। Banks are now permitted to invest their deposit in long term fixed income instruments. अब बैंक्स को भी परमिशन है कि वो अपने डिपॉजिट लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दीज इंस्ट्रूमेंट्स शुड हैव एन अप्रोप्रिएट रेटिंग प्रिस्क्राइब फॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बैंक हैव बीन गिवन मोर फ्रीडम टू इन्वेस्ट देयर मनी। मतलब कि पर कंडीशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है अप्रोप्रिएट रेटिंग प्रिस्क्राइब होने चाहिए फॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। और वो ना किस में इन्वेस्ट करेंगे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करेंगे कि जैसे ही कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो ले सकते हैं। मनी मार्केट में भी आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो इस अकॉर्डिंग दे करेंगे और रेटिंग को ध्यान में रखकर उसको पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स उनके लिए भी लिबरलाइज किए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है अडॉप्शन ऑफ कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग फॉर ब्रिंगिंग ईजीनेस इन बैंकिंग आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। देखो कोर बैंकिंग इन इंडिया है। कोर बैंकिंग होता है क्या है, इट मीन्स बैंकिंग कन्वीनियंट बाय चेंजिंग द स्टेटस ऑफ अ कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर ऑफ अ ब्रांच टू कस्टमर ऑफ द बैंक। देखो कस्टमर ऑफ द ब्रांच उसका ना स्टेटस चेंज कर दिया, किसका, कस्टमर का। कोर बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। इट मेक्स बैंकिंग कन्वीनियंट बाय चेंजिंग स्टेटस ऑफ कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ए ब्रांच। कस्टमर ऑफ ए ब्रांच का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर जैसे कि SBI का है या PNB का है कोई कस्टमर, वहाँ से उसका स्टेटस चेंज करके ही बोल दिया कस्टमर ऑफ द बैंक। In this system, a customer by opening a bank account in one branch which has core banking facilities can operate the same account in all CBS core banking solution branches of the same bank anywhere across the country। मतलब कि बैंक का कस्टमर बन गया अभी एक ब्रांच की जगह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है उसने ओपन किया बैंक अकाउंट अपनी एक ब्रांच में जहाँ पर कि कोर बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो ऑपरेट कर सकता है सेम अकाउंट, ठीक है, कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट, वही वाला अकाउंट इन ऑल CBS कोर बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटी सॉल्यूशन फैसिलिटीज़ तो देगी ब्रांचेज ऑफ द सेम बैंक एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। मतलब उसी खाते को चला सकता है वो, इसको आप बोल सकते हैं कोर बैंकिंग। इट इज़ ये क्या होता है, it is immaterial with which branch of the bank the customer has opened his bank account, ठीक है। The CBS core banking solution enable the customer of the bank to undertake their transaction from any branch of the bank instead of being attached to a particular branch. It ensured better customer service by the bank. By the end of 2014, almost all branches of the commercial banks were covered in the CBS.
देखिए क्या होता है मेन कोर बैंकिंग में कि आपने एक पर्टिकुलर बैंक में खाता खुलवाया हुआ है और एक पर्टिकुलर ब्रांच में खुलवाया हुआ है, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है फैसिलिटी वो सब बैंक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के प्रोवाइड कर रहे हैं। 2004 के एंड से ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच ऑफ कमर्शियल बैंक कवर्ड इन द CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसने एक पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में खाता खुलवाया है, वो कंट्री के इंडिया के किसी भी पार्ट में वो बैंक उसी सेम अकाउंट को वो ऑपरेट कर सकता है किसी और दूसरी जगह। अब मतलब वो एक ब्रांच का कस्टमर नहीं रहा, वो किसका कस्टमर बन गया, बैंक का। ये कहते हैं ना इमैटेरियल, ये इमैटेरियल है कि आपने कस्टमर ने खाता कौन सी ब्रांच में खुलवाया हुआ है। ये क्या करता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है टू अंडरटेक देयर ट्रांजेक्शन, वो अपनी ट्रांजेक्शन कर सकता है फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच टू अ पर्टिकुलर ब्रांच अटैच होने की बजाय वो किसी भी ब्रांच से कर सकता है। अब हाँ, आप ये देख सकते हैं, अब जैसे ATM है, हमारा पर्टिकुलर बैंक का ATM है, तो आप किसी भी ATM से पैसा निकलवा सकते हैं। इसको आप कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक। ठीक है ना। इसमें बात उसके बाद आ जाती है आगे अडॉप्शन ई बैंकिंग। अडॉप्शन ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग, ये भी तो एक रिफॉर्म्स हुआ है कि अंडरटेकिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन यूजिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इसको आप ई बैंकिंग बोलेंगे। इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग मेड द बैंकिंग ट्रांजैक्शन पॉसिबल एट एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, घर बैठे ही हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, डाउनलोड द अकाउंट स्टेटमेंट, पे बिल, रिचार्ज, मोबाइल DTH कनेक्शन, तो सारी क्या है ई बैंकिंग है। कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम द वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, कैन make the fixed deposit, can make requisition of the checkbook। तो ये सब चीज़ें आ जाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में। डीप पेनिट्रेशन ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM, ठीक है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है ये। दिस मशीन कस्टमर कैन विड्रॉ मनी और इवन डिपॉजिट मनी, कैन मेक बिल पेमेंट, इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड एंड गेट स्टेटमेंट ऑफ द फंड बैलेंस विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव, या किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थ्रू ATM द कस्टमर कैन अवेल बैंकिंग सर्विस ऑन 24/7 basis from the nearby ATM booth without visiting the bank. It provide easy access to banking facilities। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैन also be used to withdraw the cash from the ATM. Coverage of ATM network facilities provided by bank through ATMs are increasing. ATM holder of any bank can operate his ATM card at his own bank's ATM or at any other bank's ATM। ठीक है।